हेलो जी, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। स्वागत है बच्चों आप सभी का डाउटनट लाइव पर। जैसा कि आप जानते हैं, शनिवार को हमने पढ़ा था, ये अध्याय हमारा चल रहा था मानव जनन, जिसमें हमने स्त्री जनन तंत्र स्टार्ट किया था, जिसे आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। यानी हम मादा जनन तंत्र या स्त्री जनन तंत्र पढ़ने वाले हैं। मैंने उस लेक्चर में स्त्री जनन तंत्र में आपको बताया था कि स्त्री जनन तंत्र जो होता है या मादा जनन तंत्र जो होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, वो 4 चीज़ों से बना होता है, जो आप जानते हैं। एक जोड़ी अंडाशय, उसके बाद सहायक नलिकाएं, और उसके बाद सहायक ग्रंथि और बाह्य जननेंद्रिय। ठीक है, ये हम जानते हैं। अब इसके बाद हमने बात करी थी सबसे पहले एक जोड़ी अंडाशय की। एक जोड़ी अंडाशय मैंने आपको बता दिया था कहाँ पर होता है, किस आकृति का होता है, कितना बड़ा होता है, उसकी संरचना देखी थी, कौन कौन से आवरण मिल रहे थे, कौन कौन सी उपकला मिल रही थी, उस उपकला के नीचे जर्म स्तर मिल रही थी, फिर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया मिल रही थी, फिर अंदर पीठिका मिल रही थी। पीठिका जो थी बाहरी परिधीय क्या कहला रही थी, वलकुट, अंदर वाली क्या कहला रही थी, मध्यांश। ये हमने संरचना देखी थी किसकी, अंडाशय की। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बात करी थी सहायक नलिकाओं में 3 चीजें होती हैं। क्या क्या? एक तो फैलोपियन नलिका, एक गर्भाशय और एक योनि। ये 3 चीजें मिलकर क्या कहलाती हैं, सहायक नलिकाएं। जिसमें हमने फैलोपियन नलिका पढ़ लिया था, जिसके हमने कुछ भाग देखे थे, जिसमें सबसे पहला भाग जो अंडाशय को घेरे हुए था कुछ उंगली नुमा संरचनाओं के द्वारा, जिसका नाम था क्या बेटा जी आपका, इनफंडीब्यूलम। ठीक है, जिसको हमने कीपक बोला था, जिसकी उंगली नुमा संरचनाएं क्या कहला रही थी, झालर, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फिम्बरी। फिर वो एक लंबी सी नलिका में ओपन हुई थी जिसका नाम था तुम्बिका। तुम्बिका एक संकीर्ण पथ में यानी स्थिमस में ओपन हुई थी, जो जाकर खुल रही थी किसमें, गर्भाशय में। ये हमने देखा था फैलोपियन नलिका के बारे में। अब आज इसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, दूसरी और तीसरी सहायक नलिका पढ़ेंगे। कौन सी? एक पढ़ेंगे गर्भाशय, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे योनि। ये हो जाएगी सहायक नलिका। फिर बात करेंगे कौन सी, सहायक ग्रंथियों की। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप सभी आ गए होंगे जी। क्विज नहीं आया सर जी? अभी आ रहा है, थोड़ा तसल्ली रखा करो, क्विज भी आ रहा है। पहले एक बार रिवाइज करा दिया ना कि क्या पढ़ा था। ठीक है, तो गुड आफ्टरनून है जी, नमस्कार है जी। आई होप आप सभी आ गए होंगे। साक्षी, अर्चना, इफ्रा, ईशान, कोमल, नितिन, रिया, डॉक्टर विवेक शुक्ला, उदित प्रजापति, अंजलि यादव, बीटीएस फैनगर्ल, बुलबुल, नितेश, नितिन, खुशी, वर्तिका, आयत, आईटीएस फ्यूचर ड्रीम्स, राजकुमार, राजकिशोर, अंजू, राकेश राय, पवन गुप्ता, रंजय, डॉक्टर विजय, खुशाल, विशाल, डॉक्टर ऋतिक उपाध्याय, चलिए प्रीति सोनकर, पीसी, डॉक्टर ऋतिक, विशाल इंडिया, चलिए जी, चंदन, बहुत बढ़िया, प्रीति डडूरिया, ठीक है जी, ठीक है, खुशाल, काजल, दिशा, दिशु, बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो आगे चलते बेटा जी, बिना किसी टाइम वेस्टेज के मानव जनन पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आज फिर से बता देता हूं कि सफलता बैच स्टार्ट होने वाला है। आज से स्टार्ट हो जाएगा 15 नवंबर से। ठीक है, ये कोर्स बाकी कोर्सेज से बेहतर है, सारी चीजें आपको इस कोर्स में मिलेंगी मेरे भाई। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट 22 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको ये संपूर्ण कोर्स जो होएगा, जो नीट 22 तक के लिए प्रिपरेशन के लिए होएगा, वो ओनली 4000 का होएगा। और नीट 23 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं यानी अगले साल के लिए, तो 9000 का। बाकी कोर्सेज के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। कोई भी जानकारी आपने लेनी है, कृपया करके जो नीचे लाल पट्टी आती है उस पर नंबर लिखा होता है 01247158 इस पर संपर्क कर सकते हैं कोई भी जानकारी लेने के लिए। कौन से टीचर पढ़ाएंगे, क्या क्या होएगा, किस तरीके से होएगा, अगर इंटरेस्टेड हैं तो ये जो नीचे नंबर आ रहा है इस पर संपर्क करें। ठीक है, चलिए जी, चलिए आगे चलते हैं बेटा जी। और मैक्सिमम बच्चों ने बोला सर जी क्विज, क्विज नहीं आया, क्विज नहीं आया, क्विज नहीं आया, क्विज नहीं आया। लो जी, आ गया, क्विज भी आ गया। सोच समझ कर करिएगा, इजी प्रश्न है, आराम से करिएगा, तसल्ली से करिएगा। ठीक है, 30 सेकंड का समय मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए, 30 सेकंड्स का। पहला प्रश्न आपके सामने आता हुआ फर्स्ट, स्पर्मेटोजेनेसिस पर नियंत्रण, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन या शुक्र जनन जो होता है, शुक्राणु निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, उस पर नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन। काउपर ग्रंथि विद्यमान है, काउपर ग्रंथि। दूसरा प्रश्न, काउपर ग्रंथि इनमें से किस में मिल रही है? तिलचट्टे में, खरगोश में, केंचुए में, मेंढक में?
चलिए जी, समय हुआ समाप्त। 30 सेकंड मिलते हैं जो सफिशिएंट होते हैं आंसर करने के लिए। अब मैक्सिमम बच्चों ने इस प्रश्न का आंसर दिया गलत। क्यों भैया? काहे? प्रश्न नहीं आया, ये क्या है मेरे भाई? प्रश्न नहीं आया तो ये क्या है? हाँ जी, क्यों भैया, क्यों गलत दिया? स्पर्मेटोजेनेसिस, साथ साथ बोल रहा हूं, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म का फॉर्मेशन, यानी शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया, यानी शुक्र जनन प्रक्रिया। इस पर नियंत्रण किसका होएगा? एस्ट्रोजन का। मेरे अंदर एस्ट्रोजन, मेरे अंदर शुक्राणु का निर्माण होएगा। हाँ जी होएगा। नर के अंदर होता है, मादा में तो नहीं होएगा ना। अब नर में जो हार्मोन जो बताया था आपको, जो शुक्राणु जनन को या शुक्र जनन को प्रारंभ करता है, याद करिए, बाहर था शुक्र जनक नलिकाओं के बाहर था टेस्टोस्टेरोन, लेडिक कोशिका ने निकाला था, फिर उसको अंदर लाना पड़ा था। कहीं ना कहीं सर्टोली कोशिका को एफएसएच ने प्रेरित किया था एबीपी बनाने के लिए। एबीपी टेस्टोस्टेरोन को अंदर लेकर आ रहा था और अंदर लाकर कहीं ना कहीं टेस्टोस्टेरोन प्रेरित कर रहा था, क्या स्टार्ट करने के लिए? शुक्र जनन। बताया कि नहीं बताया? बिल्कुल बताया। अब जो पढ़ते हैं, ध्यान से सुनते हैं, उन्होंने सही किया होगा। जो नहीं पढ़ते हैं वो उठ पटांग प्रश्न लग आंसर दे रहे हैं। कईयों ने आंसर दे दिया एस्ट्रोजन। मैंने कहा वाह जी वाह, प्रोजेस्टेरोन, बहुत ही तगड़े। अरे भैया ये तो मादा लैंगिक हार्मोन है, मादाओं में स्रावित हो रहे हैं, मादाओं में द्वितीय लैंगिक लक्षणों को उत्पन्न कर रहे हैं। टेस्टोस्टेरोन इसका आंसर था। शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस पर नियंत्रण अगर करना है तो वो कौन कर रहा है? टेस्टोस्टेरोन। क्यों गलती करी इसमें? है जी, यस, वेरी गुड दीक्षा, बिल्कुल सही है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन फीमेल में मिलता है। हाँ जी बिल्कुल। चलिए दूसरा प्रश्न था, ये थोड़ा सा सोचने लायक था। जो सीरियसली आते हैं, क्लास में बैठते हैं, ध्यान से सुनते हैं, वो आंसर करेंगे। काउपर ग्रंथि, जिसका दूसरा नाम बल्बोयूरिथ्रल ग्रंथि, जिसको हमने इंग्लिश में बोला काउपर या बल्बोयूरिथ्रल, इंग्लिश में बोला, हिंदी में क्या बोला? कंद मूत्र पथ ग्रंथि। ठीक है, तो ये जो काउपर ग्रंथि थी, प्रभु इसका कार्य क्या था? याद करिए सर, ये कहीं ना कहीं स्नेहन दे रही थी, नर में मिल रही थी, मैथुन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए चिपचिपाहट या चिकनाहट दे रही थी, स्नेहन दे रही थी, लिब्रिकेशन दे रही थी। ठीक है बेटा, मैंने आपको एक लाइन बोली थी कि ये जो काउपर ग्रंथि है, ये सिर्फ और सिर्फ स्तनधारियों में मिलती है, बाकियों में नहीं मिलती है। अब आप खुद सोचिए, क्या तिलचट्टा, क्या तिलचट्टा स्तनधारी है? नहीं। क्या केंचुआ स्तनधारी है? नहीं। क्या मेंढक स्तनधारी है? नहीं। लेकिन हाँ जी, खरगोश जो है वो एक मैमल है, स्तनधारी है। तो आंसर इज खरगोश। ये था, बताओ। यस, खरगोश स्तनधारी है। वेरी गुड, म्यूजिकल साइंस, बिल्कुल सही है। तो बेटा जी ये था इसका आंसर। अब आप खुद सोच लीजिए, जजमेंट लगा लीजिए कि आप कितने पानी में हैं। पानी से ऊपर हैं कि पानी में डूबे पड़े हैं, पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आप ये खुद जजमेंट लगा सकते हैं कि आपके कितने सही हुए हैं। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं बेटा जी। यहां पर सर जी, स्तन वाहिनी का निर्माण कैसे होता है? श्री राम जी, हमने पढ़ ली स्तन वाहिनी, स्तन ग्रंथि हमने पढ़ लिया क्या? चलिए आगे चलते हैं, ये दोनों प्रश्न थे। अब आगे बढ़ते हैं बेटा जी। हम बात कर रहे थे किसकी? मादा प्रजनन तंत्र की। और मैंने आपको बता दिया था मादा प्रजनन तंत्र के 4 भाग, जिसमें अंडाशय हम पढ़ चुके हैं, फैलोपियन नलिका हम पढ़ चुके हैं, जो एक सहायक नलिका थी, ये हम देख चुके हैं। अब दूसरी सहायक नलिका की हमें बात करनी। दूसरी जो सहायक नलिका है उसका नाम है गर्भाशय। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है अब? गर्भाशय। आइए स्टार्ट करते, एक बार बता भी देता हूं क्या क्या पढ़ चुके हैं। अंडाशय देख चुके हैं, अंडाशय देख चुके हैं, उसके बाद हमने फैलोपियन नलिका देख ली थी। अब हम बात करने वाले हैं किसकी? गर्भाशय। ये जो गर्भाशय, इसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा जी, गर्भाशय में कुछ बिंदु हैं जो मेरे साथ साथ अगर आप लिख सकते हैं तो कृपया करके लिखते जाइएगा। सबसे पहला बिंदु, अगर आपसे पूछा जाए गर्भाशय कैसी संरचना है, तो हम सीधा बोलेंगे सर जी ये इस तरह की संरचना है, ऐसी। ठीक है, और ऐसी संरचना जो है वो क्या होती है? नाशपति होती है। नाशपति ऐसी होती है क्या? हाँ जी, जरा देखिएगा, ये इस तरीके से नाशपति। ठीक है, तो याद रखना ये नाशपति के समान संरचना होती है, भूल मत जाइएगा।
लेकिन नाशपाती कैसी, ऐसी होती है नाशपाती, ठीक है, इस तरीके से नहीं होती है, इस तरीके से होती है। तो ये हमारी बुक्स में सीधी सी बहुत सिंपल सी बात बोली गई है, छोटा सा बच्चा समझ जाएगा कि नाशपाती जो होती है उसके जैसी संरचना होती है, लेकिन कैसी, उल्टी, उल्टी नाशपाती के जैसी संरचना होती है। सिंपल, इसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, सिंपल सा बिंदु था। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो गर्भाशय है जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, यूट्रस, ठीक है, इसके और भी कोई नाम है, जी हाँ, उल्टी होती है जी, इसके कोई और नाम है, कोई मुझे बता सकता है गर्भाशय का कोई और नाम, गर्भाशय का कोई और नाम है, कुछ और नाम बता सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, उल्टी नाशपाती के जैसी होती है, ठीक है, वेल डन रेखा, वेल डन विशाल इंडिया, बहुत ही बढ़िया बेटा, वोम्ब, बहुत ही बढ़िया विशाल। चलिए इसका दूसरा नाम ध्यान से सुनना, इसे हिंदी में बोलते हैं वुम्ब, अंग्रेजी में बोलते हैं वोम्ब, ठीक है, बच्चादानी भी बोल देते हैं, क्या नाम दे देते हैं, बच्चादानी भी नाम देते हैं, और इसका एक और नाम होता है, याद रखना, हिस्टेरा, हिस्टेरा, ठीक है। तो ये कुछ नाम हैं जो गर्भाशय को यानी यूट्रस के, और कुछ नाम हैं याद रख सकते हैं, तो बिल्कुल याद रखना, हिस्टेरा, बच्चादानी, वुम्ब, ये कुछ नाम हैं किसके, गर्भाशय के, ठीक है। अब याद करिए, मैंने आपको बताया था कहीं ना कहीं शल्य चिकित्सा से अगर हम वृषण को शरीर से अलग कर रहे थे, वृषण को शरीर से निकाल रहे थे, तो क्यों निकाल रहे थे, मैंने आपको बताया था, कुछ संक्रमण हो जाए, कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाए कि खराब हो जाए वृषण, ठीक है, तो हमें उसे शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। तो आपको याद आ रहा होगा उस शल्य चिकित्सा का नाम क्या था, आर्कीडेक्टोमी था। और उसी टाइम मैंने आपको बताया था कि अगर गर्भाशय को शरीर से बाहर निकालेंगे, ये गर्भाशय जो है अगर इसको शरीर से बाहर निकालेंगे, मान लो गर्भाशय में कैंसर हो गया, यस, यूटेराइन कैंसर होता है, जी हाँ होता है, ठीक है, हाँ जी, एक और मच्छरदानी तो याद रखना, अगर गर्भाशय में कैंसर हो जाए, गर्भाशय में संक्रमण हो जाए, तो उस परिस्थिति में गर्भाशय को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, और इस परिस्थिति को शल्य चिकित्सा द्वारा गर्भाशय को शरीर से बाहर निकालने को हम क्या बोलते हैं, हिस्टेरेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी। तो बहुत सिंपल शब्दों में बोला, हिस्टेरेक्टोमी क्या, गर्भाशय को ऑपरेशन के द्वारा, गर्भाशय को शल्य चिकित्सा के द्वारा, शल्य चिकित्सा के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देना, शरीर से अलग कर देना। बताइए, ये सिंपल सी बात थी, ठीक है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, हिस्टेरेक्टोमी क्या होता है, ठीक है जी। सिंपल से 3 बिंदु समझ में आ गए हैं, आराम से याद हो जाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। उल्टी नाशपाती के जैसी संरचना, हाँ जी, और क्या नाम है, वुम्ब बोलते हैं, बच्चादानी बोलते हैं, हिस्टेरा बोलते हैं। हिस्टेरा बोला है तो हिस्टेरेक्टोमी का मतलब कहीं ना कहीं गर्भाशय को शरीर से अलग कर देना। कब कर देना, जब गर्भाशय संक्रमित हो जाए। सर अलग क्यों करते हैं, अभी तो बोला ना बेटा कि गर्भाशय में अगर कैंसर हो गया किसी फीमेल में, गर्भाशय कैंसर, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है वो कैंसर कहीं ना कहीं शरीर के अन्य भागों में अगर आ जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, तो उसे शरीर से बाहर निकालना होता है, ठीक है। इसे इसे हम क्या बोल रहे हैं, गर्भाशय कैंसर। सिंपल सा था, समझ में आ गया प्रियंका, कोई कंफ्यूजन जी, बहुत ही अच्छे रवि शर्मा, हिस्टेरेक्टोमी बोलते हैं। चलिए चलें आगे, कंफ्यूजन तो नहीं था, आइए बेटा आगे चलते हैं। ये थे सिंपल से 3 बिंदु, आगे बढ़ते हैं चौथा बिंदु। चौथा बिंदु ध्यान से सुनिएगा बेटा जी, यहां पर कहीं ना कहीं अगर आपसे पूछा जाए गर्भाशय के कितने भाग होते हैं, हाँ जी, विकास निषाद, लव यू टू बेटा,
ध्यान से सुनिएगा। सर गर्भाशय को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चे? मैंने यहां पर लिख दिया है यूट्रस। गर्भाशय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ध्यान से सुनिया करें, गर्भाशय को मैंने यहां पर लिख दिया है यूट्रस। ठीक है, गर्भाशय को यूट्रस बोलते हैं, वुम्ब भी बोलते हैं, बच्चादानी भी बोलते हैं, हिस्टेरा भी बोलते हैं। ठीक है, हाँ जी। गर्भाशय के कितने भाग होते हैं? गर्भाशय के भागों की अगर मैं बात करूं तो 3 भाग होते हैं। किसके? गर्भाशय के। मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। किसके? गर्भाशय के। यहां पर ये एक ऊपरी भाग, फूला हुआ भाग जो आपको दिखाई दे रहा है, जिसको गर्भाशय भुग्न या फंडस, गर्भाशय भुग्न या फंडस, भुग्न याद ना रहे तो फंडस याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो पहला भाग फंडस, जो एक गुंबद के आकार की संरचना है, इस तरीके से गुंबद आकार की संरचना है। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट, उसके बाद ये पूरा भाग क्या था आपका? फंडस था। उसके बाद ये पूरा भाग, ये पूरा भाग, ये पूरा भाग क्या कहला रहा है बेटा जी? काय, यानी बॉडी। अंग्रेजी में इसको फंडस, ठीक है, इसको बॉडी, काय। मुख्य रूप से जो शिशु जो होता है उसका विकास जो होता है, विकास जो होता है इसी क्षेत्र में होता है। इस क्षेत्र में विकास हो रहा है यहां पर। ठीक है, बड़ा हो रहा है बच्चा। तो आप बोलेंगे फंडस का कार्य क्या होता है? हालांकि पहले ये प्रश्न पूछा जाता था, तो याद रखना जब निषेचन हो जाता है, युग्मनज बन जाता है, युग्मनज आगे चलकर 2 कोरक खंड बनाता है, 2 से 4 बनते हैं, 4 से 8 बनते हैं, 8 से 16 बनते हैं, 8 से 16 कोशिका अवस्था को तूतक बोलते हैं, फिर 16 से आगे 32, 64 इस तरीके से कोशिकाओं की संख्या बढ़ती रहती है। तो एक संरचना बनती है जिसका नाम होता है कोरक पुट्टी, ब्लास्टोसिस्ट। वो ब्लास्टोसिस्ट जो होती है वो निषेचन के 7 दिन बाद, यानी 1 हफ्ते बाद जाकर जुड़ती है किसमें? गर्भाशय में। गर्भाशय में पर्टिकुलरली कहां जुड़ती है? इस फंडस भाग की जो अंत्य गर्भाशय भित्ति है उससे जाकर जुड़ती है। अब ये कई चीजों को, कई बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आएगी, तो तनिक थोड़ा सा वेट करना आएगा। अभी सिर्फ इतना सा, फंडस वो भाग है जहां पर रोपण होता है, फंडस वो क्षेत्र है जहां पर इम्प्लांटेशन होता है। इतनी सी बात थी। ठीक है, तो फंडस का कार्य इम्प्लांटेशन, रोपण। काय का कार्य सबसे बड़ा भाग है जहां पर विकास होता है। किसका विकास होता है मेरे भाई? उस शिशु का, वो जो बच्चा जो गर्भ में है उसका विकास हो रहा है। और आखिरी तीसरा भाग जो है ये वाला, लास्ट, बिल्कुल लास्ट भाग जो है, इसको हम बोलते हैं ग्रीवा, या अंग्रेजी में बोलते हैं सर्विक्स। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर 3 भाग थे। किसके? गर्भाशय के। सिंपल से 3 भाग थे, फंडस, काय, ग्रीवा। ठीक है, अब एक बार जरा तनिक यहां पर ध्यान से सुन लीजिएगा क्या क्या किस किस का कार्य था। सबसे पहला, इसमें अगर याद रख सकते हैं तो याद रख लेना, फंडस वो क्षेत्र है जहां पर रोपण होता है। भूल मत जाइएगा, फंडस वो क्षेत्र है जहां पर रोपण होता है। यहां पर रोपण होता है, रोपण यानी इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है, पहला बिंदु फंडस के लिए। बस सर गर्भाशय को निकालने से कोई नुकसान? जी हां, बिल्कुल नुकसान होते हैं, बिल्कुल होते हैं। नुकसान तो नहीं बोलूंगा मैं, हाँ बोलूंगा इमोशनली एक फीमेल जो होती है उसके अंदर चेंजेस आते हैं। जैसे प्रैक्टिकली अगर मैं बात बताऊं, इसमें बताने में मेरे को कोई हिचकिचाहट नहीं है। जब एज ज्यादा हो जाती है फीमेल्स की, जैसे जब आप अच्छे तरीके से जानते हैं फीमेल्स में एक चक्र होता है जिसे हम बोलते हैं आर्तव चक्र होता है, और वो आर्तव चक्र जो होता है वो कहीं ना कहीं एक परिस्थिति आती है 45 से 50 वर्ष की उम्र में, जब कहीं ना कहीं क्या होता है बेटा जी, आर्तव चक्र बंद हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेनोपॉज। आप अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जब आर्तव चक्र बंद हो जाता है, आर्तव चक्र बंद हो जाता है, और आर्तव चक्र जो होता है वो एक मादा का एक लैंगिक लक्षण है।
ठीक है। उस आर्तव चक्र को नियंत्रित करने वाले मुख्य रूप से दो हार्मोन होते हैं, एक प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ठीक है, जो स्रावित करने के लिए कहीं ना कहीं पीयूष ग्रंथि से एलएच और एफएसएच निकलते हैं। थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा इस चीज को फील करना। सपोज मैं एक फीमेल हूं, हमेशा हर एग्जाम्पल को अपने ऊपर लिया करे, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आप में से कई बच्चे हंसेंगे, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, आप हंसेंगे अच्छी बात है, आपके अंदर खून बढ़ेगा, ठीक है, हंसिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समझ में आ रही है चीज, वो बहुत बड़ी बात है। सपोज मैं एक फीमेल हूं, मेरे अंदर गर्भाशय है, आर्तव चक्र चल रहे हैं, ठीक है। अब लगभग जब मैं 45 से 50 वर्ष की हो जाऊंगी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या बंद हो जाएंगे, आर्तव चक्र। और वो आर्तव चक्र को कौन नियंत्रित कर रहा है, मस्तिष्क की पीयूष ग्रंथि से, मस्तिष्क से जुड़ी हुई पीयूष ग्रंथि से एलएच और एफएसएच जो निकल रहे थे, जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन निकलवा रहे थे। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन मुख्य लैंगिक हार्मोन है, किसमें, फीमेल में। अब जरा सोचिए, आर्तव चक्र बंद, और ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो है, ये गर्भाशय की भित्तियों के निर्माण को भी नियंत्रित करते हैं, गर्भाशय की परिस्थितियों को नियंत्रित करते हैं, गर्भाशय की अंदरूनी संरचनाओं को मेंटेन करते हैं। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं। अगर आर्तव चक्र बंद, अगर आर्तव चक्र बंद, तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का स्त्राव भी कम। जब प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का स्त्राव कम हो जाएगा, तो गर्भाशय जो है उसकी मेंटेनेंस जो है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएगी, और जब वो मेंटेनेंस ढंग से नहीं होएगी, तो चांसेस हैं किस चीज के, गर्भाशय कैंसर होने। अब मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि गर्भाशय का अगर कैंसर हुआ, अगर उसका नियंत्रण नहीं हो पा रहा, उसकी 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 मरम्मत ढंग से नहीं हो पा रही है, उसका फॉर्मेशन ढंग से नहीं हो पा रहा है, गर्भाशय ढंग से काम नहीं कर पाएगा, तो कहीं ना कहीं उसमें कैंसर होने की अगर संभावनाएं बढ़ गई, तो सोचिए कहीं ना कहीं गर्भाशय को निकालना पड़ेगा। हाँ जी, निकाल दिया, गर्भाशय को हमने क्या कर दिया, निकाल दिया, ठीक है। अब गर्भाशय को निकालने से क्या फर्क पड़ेगा, कहीं ना कहीं एक फीमेल में इमोशनल चेंजेस आते, बैठे बैठे रोना आता है, बैठे बैठे रोना आ जाता है, जी हां। अब ये मैं कैसे बता रहा हूं, मेरे को बोलने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मेरी मदर के साथ ऐसा हुआ था, ठीक है। शायद वो सुनती है, मेरे लेक्चर सुनती है मेरी मदर, तो वो जानती होंगी इसको अच्छे तरीके से। यस, इमोशनल चेंजेस आते हैं, बैठे बैठे रोना आ जाता है। उनके गर्भाशय में एक गांठ सी पैदा हो गई थी, भगवान का शुक्र है कि वो पहले पता लग गया था, इसलिए ऑपरेशन से उनको निकलवा दिया था, ठीक है। तो यस, इमोशनल चेंजेस आते हैं, बहुत ही भयंकर वाले, ठीक है। जी हाँ, जी हाँ, मेरी मदर सुनती है, मेरे लेक्चर सुनती है। चलिए, आप भी सुनते हैं, मेरी मदर भी सुनती है, चलिए बहुत अच्छी बात है। आइए आगे चलते बेटा। तो गर्भाशय के हम भागों की बात कर रहे थे, तो सबसे पहला भाग जो था उसका नाम है फंडस, जहां पर रोपण हुआ है, जहां पर जाकर वो जो संरचना जो आगे शिशु में बदलेगी, जिसका नाम है कोरक पुट्टी, वो जाकर चिपकती है किसमें, फंडस में, ठीक है। सर जी, जब स्त्री गर्भ धारण करती है तो गर्भाशय का कौन सा भाग फूल जाता है? देख बेटा, यहां पर जाकर रोपण हुआ, अब यहां पर बच्चा 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 विकास कर रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, अब मुख्य रूप से यहां पर विकास करेगा, तो ये वाला भाग फूलेगा मुख्य रूप से, ठीक है। चलें आगे, आइए आगे चलते हैं। आइए, एनलार्ज बोल दिया, अगर फूला हुआ थोड़ा सा अजीब सा लगेगा वर्ड। हाँ जी, काय की बात कर रहे थे, मैंने आपको सिंपल सी बात बता दी है कि यहां पर मुख्य रूप से शिशु का विकास होता है, शिशु का विकास जो होता है इसी भाग में मुख्य रूप से होता है, ठीक है। चलें आगे, नो कंफ्यूजन, ठीक है। विशाल कुमार वर्मा, आगे चलते बेटा जी। ये सिंपल से दो भाग थे, बचा जो आखिरी भाग है, संकरा भाग है, पतला सा भाग है, ये वाला कौन सा, ग्रीवा। अब देखिए, ये जो ग्रीवा जो भाग है, ये दिख रहा होगा आपको, ये ग्रीवा, इस ग्रीवा में कहीं ना कहीं एक छोटी सी नलिका दिख रही है, नलिका, ये जगह दिख रही है, इसको हमने क्या बोला है, ग्रीवा नाल, इस जगह को ग्रीवा नाल, ग्रीवा के अंदर जो नलिका है उसको हमने बोला ग्रीवा नाल, ठीक है। और ये ग्रीवा नाल, ये ग्रीवा जाकर ओपन हो रही है, खुल रही है किसमें, ये आखिरी भाग आप देख रहे हैं, ये आखिरी भाग, लाल पट्टी हटा दीजिएगा एक सेकंड भैया,
हाँ, ये जो आखिरी भाग आप देख रहे हैं इसका नाम है योनि, जिसको हम वेजाइना बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, जो आखिरी सहायक नलिका होती है, आखिरी सहायक नलिका होती है, आखिरी सहायक नलिका। ठीक है, ये वेजाइना इसमें जाकर ओपन हो रही है, इसमें जाकर खुल रही है कौन? गर्भाशय का आखिरी भाग ग्रीवा, उसकी नलिका लास्ट में ओपन हो रही है किसमें? वेजाइना में, यानी योनि। सिंपल। क्या था इसमें? कुछ भी तो नहीं था, सिंपल सी बात थी, है ना? तो अब आप मुझे बताएं, कहीं ना कहीं ग्रीवा नाल किसमें ओपन हो रही है? किसमें? योनि में। अब योनि का ये जो आखिरी भाग है, ये जो जगह जो है, क्या ये योनि नाल है या नहीं? बिल्कुल है। या मैं इसको यूं बोल सकता हूं कि ग्रीवा नाल और ये कौन है? योनि का अंदरूनी भाग। ये दोनों कौन कौन मेरे भाई? ग्रीवा की नलिका कौन? ग्रीवा नाल। ग्रीवा किसमें ओपन हो रही है सर जी? ग्रीवा ओपन हो रही है किसमें? योनि में। तो ग्रीवा नाल और योनि का अंदरूनी भाग योनि नाल बोल देते हैं। ये योनि नाल, योनि की नलिका, और ग्रीवा की नलिका, साहब ये दोनों मिलकर सिंपल सा प्रश्न आपसे नीट में पूछ लिया जाएगा। याद रखना, ग्रीवा की नलिका और योनि की नलिका, वेजाइनल और सर्विक्स कैनाल्स जो हैं, ये दोनों मिलकर कहलाती है जन्म नाल या जन्म नलिका, बर्थ कैनाल। क्यों? क्योंकि मेरे भाई जब यहां पर बच्चा परिपक्व हो जाएगा, सगर्भता होने के बाद जब स्त्री गर्भ धारण कर लेती है, तो जो गर्भकाल जो होता है, जो प्रेगनेंसी जो होती है, 9 मंथ प्लस माइनस 7 डेज ऐसा बोला जाता है। मुख्य रूप से हम यही बोलते हैं, क्या 9 महीने की होती है गर्भकाल। 9 महीने के बाद कहीं ना कहीं बच्चा जब बाहर आएगा, तो जिस पथ से आएगा, जिस जगह से आएगा, जिस रास्ते से आएगा, और उस रास्ते से होकर जब वो बाहर आ जाएगा, तो वो इस पापी दुनिया में जब आ जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे? उसने जन्म ले लिया है। तो जन्म जब वो लेगा तो एक नलिका से होता हुआ बाहर आएगा, और वो नलिका ये थी और ये क्षेत्र। तो ग्रीवा की नलिका और योनि की नलिका या योनि का ये भाग मिलकर क्या कहला रहे हैं मेरे भाई? भूल मत जाना, क्या? जन्म। सर क्विज नहीं आया अभी? भेजा है बेटा, पोस्ट ऑफिस गया था मैं भेजने के लिए, अभी आ रहा होगा, धीरे धीरे आ रहा है। बर्थ कैनाल। सर बच्चे को गर्भ से बाहर निकालने के लिए कौन सा अंग सहायता करता है? उड़ी बाबा, गर्भाशय सहायता करता है, गर्भाशय सहायता करता है, मस्तिष्क सहायता करता है। हाँ जी सर जी, कलयुग है। हाँ जी बिल्कुल कलयुग है। और कुछ? सर पापी दुनिया क्यों कह रहे? कुछ अच्छा भी है। हाँ बेटा बहुत अच्छा है, आप जैसे अच्छे बच्चे हैं मेरे पास, बिल्कुल अच्छी बात है। हाँ जी सर, ऑपरेशन क्यों होता है, किस कारणवश होता है भैया? बहुत ज्यादा मैं बोलूंगा प्रश्न हैं आप लोगों के मन में, बहुत सारी दुविधाएं हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं। सर ऑपरेशन क्यों होता है? चल मैं एक और चीज बता देता हूं। मेरा जो पहला बालक जो था, पहला बालक मेरा जब लड़का पैदा हुआ था, पैदा होने से पहले आपको इतना तो पता है ना कि जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उस डॉक्टर जो है उसकी निगरानी करती है, उसकी देखती है कि हाँ भाई सब कुछ ओके है या नहीं है, ये तो पता है ना। अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, सोनोग्राफी होती है, पता है ना। तो मेरे बालक के केस में जब अल्ट्रासाउंड हुई थी, सोनोग्राफी हुई थी, तो ये पता लगा, आपको ये भी पता होना चाहिए, कहीं ना कहीं बच्चा जो होता है गर्भाशय में, गर्भाशय में कैसे होता है पता है ना, ये चीज पता है ना। एक चीज बता देता हूं, ये देख मेरे भाई, ये गर्भाशय, ठीक है, सिंपल तरीके से समझाता हूं क्यों कारण आता है कि ऑपरेशन करना पड़ता है। वैसे तो कई सारी परिस्थितियां होती है, जिसमें से एक परिस्थिति मेरे को बड़े अच्छे से पता है। ये अपरा, ये कौन है मेरे भाई? अपरा, ठीक है, प्लेसेंटा जिसको हम बोलते हैं, और इसके अंदर है ये बच्चा। हालांकि अपरा ऐसे नहीं होती है, सिर्फ समझाने के लिए। ये जो अपरा की जो भित्ति होती है या जो अपरा जो होती है, ये धस जाती है, घुस जाती है किसमें? गर्भाशय की भित्ति के अंदर, एंडोमेट्रियम में। अभी सिर्फ इतना सा, ये जो अपरा जो थी मेरे भाई, इस अपरा के अंदर
ये मैं आपको बताऊंगा, कुछ उंगली नुमा प्रोजेक्शन होते हैं, उंगली नुमा संरचनाएं होते हैं, कोरियोनिक विलाई बोलते हैं इनको, ठीक है। यहां पर अपरा है, इस तरीके से बच्चे को चारों तरफ से घेर रखा है। ये देखो, ये हंसता खिलखिलाता हुआ बच्चा, ठीक है, इतना प्यारा बच्चा हाँ जी, ये हंसता खिलखिलाता हुआ बच्चा, ये हंसता खिलखिलाता हुआ बच्चा कहीं ना कहीं अपरा से जुड़ा होता है। आपको पता होगा एक नलिका होती है, एक नलिका होती है जिसका नाम आप जानते हैं। हाँ, बताएं, बताएं जरा जल्दी से। एक नलिका होती है जिसका नाम आप सभी अच्छे तरीके से जानते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड। जी हाँ, क्या बोलते हैं इसको? अम्बिलिकल कॉर्ड। तो ध्यान से सुनना, समझना। जैसे नहीं समझ में आना तो देखो, इमेजिन करो, अभी आप एक रूम में बैठे हो, अभी आप सभी एक रूम में बैठे हो, रूम में बैठे हैं, मान लो वो रूम हमारी मदर का क्या है, गर्भ है, ठीक है, या वो रूम जो है वो अपरा है, वो रूम जो है क्या है, अपरा, ठीक है। या और सिंपल तरीके से, ये रूम मेरी मदर का गर्भ है और मैं एक हंसता खिलखिलाता हुआ बच्चा हूं, और मैं अपनी मदर से कैसे जुड़ा हुआ हूं, कहीं ना कहीं यहां से एक नलिका होती है जिसे वो काट दिया जाता है, जानते हैं ना, अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, ठीक है। सर सब दोस्त पगला गए हैं, तुम नहीं पगला है, तुम मस्ती से मौज से पढ़ाई ले बेटा, तेरे को औरों की क्या टेंशन है, ठीक है। ये एक नलिका थी, यहां से निकली थी, जिसका नाम था अम्बिलिकल कॉर्ड। अब ध्यान से सुनना, बच्चा अपरा से जुड़ा हुआ है अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा। अपरा किससे जुड़ी हुई है? गर्भाशय से जुड़ी हुई है। तो गर्भाशय से पोषण, पोषणीय पदार्थ पहले किसके पास आएंगे? अपरा, अपरा से अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड से अम्बिलिकल नाल से किसमें? बच्चे में। इतनी सी बात समझ में आई, सिंपल सी बात समझ में आई। अब आप ये भी जानते हैं, एक फीमेल में जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसका निरीक्षण करती है डॉक्टर, सोनोग्राफी करती है। अब जरा सोचिए, अगर ये कॉर्ड अंदर है, इस बच्चे के चारों तरफ है, ये बच्चा हंसता खिलखिलाता हुआ, जिसके चारों तरफ एक तरल भी होता है जिसको हम एमनियोटिक तरल भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो कॉर्ड जो थी, अगर बच्चे की गर्दन में लिपट जाए, लिपट जाए, लिपट सकती है ना? हाँ जी, बिल्कुल लिपट सकती है। जैसे मेरे बालक के केस में लिपट गई थी, गर्दन में लिपट गई थी, 2 बार फंदा ले लिया था, ठीक है। अब इस कंडीशन में अगर नॉर्मल डिलीवरी हो, नॉर्मल डिलीवरी जिसको हम बोलते हैं सामान्य, ठीक है, कि बच्चा जो है इस जन्म नाल से बाहर आए, तो हो सकता है बच्चे का गला घुट जाए। तो इस कंडीशन में क्या करना पड़ा? ऑपरेशन करना पड़ा। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है भैया। चलें आगे। आज ही डॉक्टर बाबू बनोगे क्या? नहीं ना? ध्यान से सुनिए, जो चीज इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करें, है। चलिए, गर्भाशय के भागों की हम बात कर रहे थे, तो बेटा जी ये 3 भाग थे, और ग्रीवा का आखिर, ग्रीवा के अंदर जो नाल थी वो क्या कहलाती थी? ग्रीवा नाल। और योनि जो आखिरी भाग है किसका मेरे भाई? भूल मत जाइएगा, किसका? आपकी सहायक नलिकाओं का। उसके साथ मिलकर किसका निर्माण कर रही है? जन्म नलिका। ये जन्म नलिका से सिंपल सा प्रश्न पूछा जा सकता है, जन्म नलिका किससे बनती है? आप अच्छे तरीके से आंसर दे देंगे, मुझे विश्वास है। डन 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 डन। सर आईवीएफ क्या है? हाँ, तेने आज ही तो पूछना, आईवीएफ क्या है? इनविट्रो फर्टिलाइजेशन होता है मेरे भाई, शरीर से बाहर कहीं ना कहीं हम निषेचन करा रहे हैं, कहीं ना कहीं युग्मनज बना रहे हैं, और उस युग्मनज को स्थानांतरित कर रहे हैं, या युग्मनज से ज्यादा कोशिकीय अवस्था जब बन जाती है, 8 से 16 कोशिकीय अवस्था बन जाती है, उसको स्थानांतरित कर देते हैं। अगले चैप्टर में आएगा जब हम बात करेंगे। चलिए जी, ये थे गर्भाशय के भाग, सिंपल। जिसके साथ साथ हमने योनि भी देख लिया, जिसमें ये चीजें सिंपल सी बच्चों वाली चीज थी, ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मेन जो चीज जो है उसकी बात कर लेते हैं मेरे भाई। ये जो गर्भाशय जो है, इस गर्भाशय में भित्तियों की बात कर लेते हैं। इसमें ये जो गर्भाशय जो है, कहां गया? इस गर्भाशय में मेन जो चीज जो है वो है गर्भाशय की भित्तियां। ठीक है, तो मेन प्रश्न अगर पूछा जाएगा गर्भाशय, तो आप सीधा सीधा आंसर दे देंगे कि गर्भाशय जो होता है, ठीक है, उस गर्भाशय की 3 भित्तियां हैं। कितनी भित्तियां हैं मेरे भाई? 3 भित्तियां हैं।
तो कुल मिला के गर्भाशय में कितनी भित्तियां? 3 भित्तियां, 3 लेयर होती हैं। हाँ जी। सबसे बाहर वाली जो स्तर जो है मेरे भाई, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ये सबसे बाहर वाली स्तर है, कोशिकाओं से बनी होगी, जिसे हमने क्या बोला है? परिगर्भाशय भित्ति या बाह्य गर्भाशय भित्ति। ठीक है, जिसको हम पेरीमेट्रियम या गर्भाशय बाह्य स्तर, गर्भाशय बाह्य स्तर या परिगर्भाशय भित्ति बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई, जो भी नाम याद रखने तनिक याद रख लेना। और इसका काम क्या होता है बेटा जी? सबसे बाहर है तो क्या देगी? अंदरूनी संरचनाओं को सुरक्षा देगी। तो इसका कार्य क्या हो गया? सीधा सीधा सुरक्षा देना। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट कौन है? ये दो अंदर वाली जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे प्रश्न बन सकता है। ये जो अंदर वाली जो स्तर जो है, ये वाली जो सबसे मोटी स्तर है, मैंने पहले भी बताया था, ये सबसे मोटी स्तर है, जिसका नाम है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम गर्भाशय पेशी स्तर बोलते हैं। गर्भाशय पेशी स्तर बोल देते हैं इसको। ठीक है, या मध्य गर्भाशय भित्ति भी बोलते हैं, मध्य गर्भाशय भित्ति भी बोल देते हैं। ठीक है, अब बेटा जी मेरे भाई बंधु जरा ध्यान से सुनना, जहां पे भी वर्ड दिख जाए आपको मायो 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 मायो, मायो वर्ड जहां पर भी दिख जाए याद रखना, मायो मीन्स मसल्स। और मायोलॉजी अगर आपको कहीं दिख जाए, मायोलॉजी, सार्कोलॉजी, यानी किसका अध्ययन? मसल्स का। और मसल्स को हम क्या बोल रहे हैं? पेशी, पेशी या मांसपेशी। क्या बोल रहे हैं? मांसपेशी। ठीक है, तो मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी, और मायोमेट्रियम का मतलब एक ऐसी स्तर जो किससे बनी हुई है? मसल्स से। भूल मत जाना, यहां पर जो मसल्स जो होती हैं, एक सिंपल सा प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। हाँ जी, जल्दी से मुझे बताइएगा, फटाफट एक सिंपल सा प्रश्न पूछूंगा, आप लोग कृपया करके बातें ना करें। हाँ जी, सिंपल सा प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। सर जी, जुड़वा बच्चे एक टाइम पर कैसे पैदा हो सकते हैं? तो बीच में तेरे को और कोई काम नहीं है? हैं? बड़ा ही फालतू बच्चा है भाई, जो चीज पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस ही नहीं कर रहा है। हैं? हम यहां पर जुड़वा बच्चे की बात कर रहे हैं अभी। जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं? सर ब्लू बेबी क्या है? नीला नीला बच्चा। तनिक बिल्कुल ही वेट नहीं है, सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है, क्या करेगा जिंदगी में? पढ़ाई पर फोकस करना नहीं है। मायोलॉजी यानी मसल्स, मांसपेशियों का अध्ययन, मायोलॉजी। मायोमेट्रियम यानी मसल्स से बनी हुई, मांसपेशियों से बनी हुई स्तर। ठीक है, अब मेरा प्रश्न आपसे यह है, जरा ध्यान से सुनिएगा, क्या ये मसल्स एक मादा अपने अंदर नियंत्रित कर पाती है? सोचकर आंसर दीजिएगा। हाँ जी, जल्दी से बताइएगा, क्या एक मादा इन मांसपेशियों पर नियंत्रण कर सकती है? जरा जल्दी से मुझे बताएं, क्या मैं अपने हाथ की मांसपेशियों पर नियंत्रण कर सकता हूं? हां, कर रहा हूं। लेकिन अगर एक मादा की बात करें तो क्या मादा की ये अपनी इन मांसपेशियों पर नियंत्रण कर सकती है? कई कह रहे हैं हां सर कर सकती है, जब मन करेगा गर्भाशय को सिकोड़ लेगी, जब मन करेगा गर्भाशय को फैला लेगी। जय हो प्रभु, जय हो। बहुत लंबा ढोक है बेटा आपको। जुग जुग जियो, जुग जुग। अरे बुड़बक, एक मादा इन मांसपेशियों पर नियंत्रण कर सकती है? नहीं कर सकती है, क्योंकि ये मांसपेशियां कैसी है? अनैच्छिक। अनैच्छिक है। कैसी होती हैं? इनवॉलेंट्री होती है, अनैच्छिक होती है, जिनके और भी कई नाम होते हैं, अभी सिर्फ इतना सा। ये मांसपेशियां हैं अनैच्छिक, जिनको हम चिकनी मांसपेशियां भी बोलते हैं,
जिनको हम अरेखित मांसपेशियां भी बोलते हैं, जिनको हम अंतरंग मांसपेशियां भी बोलते हैं। अगर मेरी बात को गौर से सुन रहे हैं, सर व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन मायोलॉजी एंड माइकोलॉजी? बेटा मायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मसल्स व्हाइल माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंजाई। ठीक है, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी। ठीक है, हाँ जी। तो इन मांसपेशियों को, इनके और भी नाम है, कृपया करके अगर लिख सकते हैं, इंटरेस्टेड है तो लिख लीजिए। क्या? इन मांसपेशियों को हम बोलते हैं अनैच्छिक, इनवॉलेंट्री। लिख सकते हैं, लिख लीजिए मेरे साथ, अनैच्छिक, इनवॉलेंट्री, चिकनी, स्मूथ, अरेखित, नॉन स्ट्रिएटेड, और एक और नाम विसरल यानी अंतरंग। ये कुछ नाम मैंने आपको बताए हैं, कृपया करके लिख लीजिएगा। इन मांसपेशियों के होते हैं जो एक शरीर एक व्यक्ति अपने अंदर नियंत्रित नहीं कर सकता। उन मांसपेशियों को हम क्या बोलते हैं? अनैच्छिक बोलते हैं। एक सिंपल सा प्रश्न मैं आपसे पूछूं, ठीक है, आप मुझे बताएं, कहीं ना कहीं आपके अंदर आहार नाल है, भोजन जा रहा है, कोई ग्रसिका होती है, ग्रसिका के बाद कोई अमाशय होता है, फिर छोटी आंत होती है, फिर बड़ी आंत होती है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, गृहिणी, अग्रशुद्रांत, शुद्रांत, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम, अंदनाल और वृद्रांत्र और मलाशय। हिंदी में बोले, इंग्लिश में भी बोले, ये हैं बड़ी आंत के भाग। इससे पहले छोटी आंत के भाग, फिर उसके बाद हमारा अमाशय यानी स्टमक, और फिर हमारी ग्रसिका यानी जिसका नाम है ईसोफेगस। ठीक है, जरा सोचिए, ये आहार नाल के कुछ ऐसे भाग थे जिनमें कहीं ना कहीं भोजन जा रहा है। कोई क्रमानुकुंचन, कोई प्रक्रिया याद आ रही है? कुछ नाम सुना था, क्रमानुकुंचन, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, नाम सुने हैं? क्या आपके नियंत्रण में होते हैं? आप कर सकते हैं, उनको नियंत्रित कर सकते हैं, उन क्रमानुकुंचन, जो अंदर कुंचन हो रहा है, जो संकुचन हो रहा है, जिससे भोजन आगे की तरफ बढ़ रहा है, आप नियंत्रित कर सकते हैं कि मेरा मन कर रहा है थोड़ी देर है ना अमाशय में है ना भोजन को रखे रखता हूं, छोटी आंत में नहीं भेजता, थोड़ी देर रख लेता हूं। नहीं ना, मेरे 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 नियंत्रण में नहीं है ना। यानी कहीं ना कहीं वो जो क्रमानुकुंचन जो हो रहे हैं मेरे नियंत्रण में नहीं है, तो वहां पर जो मांसपेशियां काम कर रही है वो भी कैसी है? चिकनी है। कैसी हैं? अनैच्छिक हैं। क्या कहला रही हैं? अंतरंग कहला रही हैं। भूल मत जाइएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात करनी थी, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं, बहुत ही मैं बोलूंगा जबरदस्त मसल हैं, स्ट्रॉन्ग है। किसमें? एक फीमेल में बहुत जबरदस्त होती हैं। और इन मांसपेशियों का कार्य क्या होता है ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। कहीं ना कहीं प्रसव आखिरी समय होता है किसका? गर्भकाल का। जानते हैं ना, नाम सुना है ना, प्रसव, पार्चुरेशन जिसको हम बोलते हैं। क्या? गर्भकाल का आखिरी समय जो होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रसव यानी पार्चुरेशन। उस समय बच्चा बाहर कैसे आए? तो ये मांसपेशियां धम 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 क्या करती हैं? संकुचन शीतलन करती हैं, जिससे बच्चा खिसकता है और बाहर आ जाता है। तो वो प्रसव के दौरान जो गर्भाशय में संकुचन पैदा हो रहे हैं, गर्भाशय में कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, वो किसकी वजह से हो रहे हैं? इस मायोमेट्रियम के कारण हो रहे हैं। वेरी गुड विशाल, बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया। हाँ जी, आ गया समझ में? कोई तकलीफ? मायोमेट्रियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर तीव्र संकुचन ड्यूरिंग प्रसव। आया समझ में? अब क्लियर है? कौन करवाता है ये प्रसव? ओ मेरी मां। ऑक्सीटोसिन बाद में आएगा, अभी सिर्फ इतना सा। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जिसको हम बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं, जन्म हार्मोन भी बोलते हैं, जो आता है। देख, मैं इस गर्भ के अंदर एक बच्चा हूं, इस गर्भ के अंदर मैं बच्चा हूं, है ना, मैं फल फूल लिया, मैं 9 महीने का हो चुका। अब ना ये 9 महीने से ज्यादा ये फैल नहीं पा रहा गर्भाशय। अब मेरे को होएगी घुटन। क्या होएगी? घुटन। मैं हाथ पैर चला रहा हूं, मेरे को जगह नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं घुटन हो रही है। तो जब घुटन होएगी तो ये संदेश गर्भाशय के पास आएगा कि अरे रे 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 बच्चे को घुटन हो रही है, बच्चे को घुटन हो रही है, ये फैल नहीं पा रहा है।
जगह नहीं मिल पा रही है इसको, तो कहीं ना कहीं गर्भाशय से संदेश तंत्रिकाएं लेकर जाएंगी, किसके पास लेकर जाएंगी, मस्तिष्क के पास लेकर जाएंगी, मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस के पास लेकर जाएंगी, हाइपोथैलेमस से पीयूष ग्रंथि से, हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई पीयूष ग्रंथि से निकलेगा एक हार्मोन ऑक्सीटोसिन, पीयूष ग्रंथि के कौन से भाग से, पश्च पीयूष ग्रंथि से, कौन सा हार्मोन निकलेगा, ऑक्सीटोसिन, वो ऑक्सीटोसिन आएगा 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 और किसके पास आया, इस मध्य गर्भाशय भित्ति के पास, इसको बोला धड़ 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 क्या कर, संकुचन शीतलन कर, जिससे बच्चा भिषुम कहां जाएगा, बाहर दुनिया में। ठीक है जी, चलें सर मायोमेट्रियम एक बार फिर से बता दीजिए, क्यों इतना इतना कमजोर दिमाग है मेरे भाई, इतना कमजोर दिमाग है, मतलब इतनी सी बात तो समझ नहीं पा रहा कि ये मसल से बना हुआ, मांसपेशियों से बना हुआ है, अंदर बच्चा है, फल फूल लिया, 9 महीने का हो गया, अब उसको आना है, कहां आना है, बाहर दुनिया में आना है। कैसे आएगा, जब ये गर्भाशय हिलेगा सिकुड़ेगा, हिलेगा सिकुड़ेगा, इसको बाहर निकालेगा। हाँ जी, नवजात शिशु बोलेंगे बेटा जी, जब 9 महीने का बच्चा बाहर आ जाएगा तो उसे इन्फेंट बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, चलें आइए बेटा अब आगे चलते हैं। तो ये थी मायोमेट्रियम, जिसका कार्य क्या था मैंने आपको बता दिया है, तीव्र संकुचन पैदा करना। एक पीड़ा होती है जिसको आपने नाम सुना होगा, प्रसव पीड़ा होती है, प्रसव पीड़ा, बहुत भयंकर पेन्स होते हैं तो वो जो पेन्स जो होते हैं वो कब जनरेट होते हैं, जब ये बहुत तेजी से क्या होता है, संकुचन होता है। चलिए लास्ट में आखिरी जो स्तर है, जिसका नाम आप अच्छे तरीके से जानते हैं, जिसका नाम है एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, जिसको हम अंत्य या हम बोलेंगे गर्भाशय अंत्य स्तर बोलते हैं, गर्भाशय अंत्य स्तर या अंत्य गर्भाशय भित्ति भी बोल देते हैं मेरे भाई। मैंने आपको बोला था 2 मेजर तरीके से याद रखना, एक तो मध्य गर्भाशय भित्ति मायोमेट्रियम, और एक ये याद रखना अंत्य गर्भाशय भित्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि लड़की जब 10 से 12 वर्ष की होती है तो उसमें एक लैंगिक चक्र चालू हो जाता है, जिसको हम मासिक चक्र, जिसको हम रजोधर्म चक्र, जिसको हम आर्तव चक्र, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। कुछ नाम मैंने यहां पर बोले हैं, कृपया करके लिख लीजिए। क्या क्या, मासिक चक्र, ठीक है, मंथली होता है इसलिए क्या बोलते हैं, मासिक चक्र, रजोधर्म चक्र, ठीक है, या आर्तव चक्र, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, ये एक लैंगिक चक्र होता है जो एक फीमेल में स्टार्ट हो जाता है जब एक लड़की 10 से 12 वर्ष की होती है। ठीक है, और बहुत ही गलत 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 अवधारणाएं हैं, स्पेशली इंडिया में। अभी समय नहीं है उन अवधारणाओं के बारे में बात करने का, लेकिन यस, जो पिछड़े, जो जिनका दिमागी संतुलन जो है वो ठीक नहीं है, जो अभी बढ़ते विकास के साथ में, या बढ़ती मैं बोलूंगा आधुनिकता के साथ में भी, अगर जिनका दिमाग अभी भी पुराने विचारों वाला है, वो ऐसे विचार रखते हैं कि जब फीमेल्स में ये आर्तव चक्र हो जाते हैं तो उन फीमेल्स को घर से बाहर रहना पड़ता है, वो खाना नहीं बना सकती हैं। तो बहुत ही अंधविश्वासी कुछ लोग हैं। आई होप मेरा लेक्चर देखकर थोड़ा सा ज्ञान ले लीजिएगा, थोड़ा सा इस चीज को समझ जाइएगा कि यस, आर्तव चक्र अंधविश्वास से दूर करिए। इसके ऊपर तो मूवीज भी बनी हुई है मेरे भाई, कुछ मूवीज भी आई थी, अक्षय कुमार की एक मूवी भी आई थी। चलिए अभी जो मेन जो चीज थी वो चीज ये समझने वाली थी, क्या एक आर्तव चक्र एक फीमेल के अंदर होता है, तो उस आर्तव चक्र में, उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, ये जो अंत्य गर्भाशय भित्ति जो है ये टूटती है बनती है, टूटती है बनती है। अब जरा सोचिए, चक्र का मतलब जो जहां से स्टार्ट होएगा वहीं पर खत्म होएगा, चक्र चल रहा है। ये अंत्य गर्भाशय भित्ति टूटी, टूटने के बाद फिर बाद में फिर से बनेगी। अब क्यों टूटेगी, क्यों बनेगी, क्यों टूटेगी, क्यों बनेगी, वो हम पढ़ेंगे जब हम टॉपिक पढ़ेंगे कौन सा, आर्तव चक्र। अभी सिर्फ इतना सा, आर्तव चक्र के दौरान, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो एक लैंगिक चक्र है, किसमें, मादाओं में, इस चक्र में चक्रीय परिवर्तन आते हैं, कुछ साइक्लिकल चेंजेस आते हैं, किसमें, इस एंडोमेट्रियम में। ये हमारी एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है। प्रभु अगर याद रख सकते हैं तो याद रख लीजिएगा, क्या, एंडोमेट्रियम ये वो स्तर थी जिसमें चक्रीय परिवर्तन आते हैं। अब जिसको इस लैंग्वेज का मीनिंग समझ में नहीं आया, तो मैं आपसे सिंपल सी एक बात बोल रहा हूं,
कि ये जो एंडोमेट्रियम है इसमें परिवर्तन आ रहे, चेंज आ रहे। क्या परिवर्तन आ रहे हैं? एक महीने के दौरान, मतलब ये जो चक्र जो होता है लगभग 28 से 29 या 30 दिन का होता है, ये डिपेंड करता है अलग अलग फीमेल्स में। कभी ये चक्र 28 दिन का भी होता है, कभी ये ज्यादा दिन का भी हो जाता है। तो मतलब एवरेज जो होता है, औसतन जो होता है, वो हम 28 से 29 दिन का ये मानते हैं। कौन सा चक्र? आर्तव चक्र। ठीक है। अब ये जो चक्र जो होता है इसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन आ रहे हैं। किसमें? चक्रीय परिवर्तन, एक चक्र के रूप में परिवर्तन आ रहे हैं। यानी ये एंडोमेट्रियम टूटती है और फिर वापस से बनती भी है। हाँ, यही तो गलत अवधारणाएं हैं, ये फालतू की अवधारणाएं हैं, इनसे दूर निकलें, बाहर निकलें। ठीक है। छूते हैं, पिकल छूते हैं, खराब हो जाता है, फालतू की चीजें, इनको दिमाग से निकालें। ठीक है। और आप लोग साइंस के स्टूडेंट, ठीक है, किसके स्टूडेंट हैं? साइंस के। तो ऐसी आलतू फालतू चीजें जो होती हैं, मेरे ख्याल से तो ये तो दिमाग में आनी भी नहीं चाहिए। ठीक है। और जिनके आ रही है उनको भी समझाएं, ये सिर्फ एक अंधविश्वास है और कुछ नहीं है। ठीक है। चलिए जी, तो ये था गर्भाशय कंप्लीट किया, उसी के साथ हमने योनि भी कंप्लीट किया है। अब इसके बाद जो आखिरी चीज जो है, मतलब ये हमने क्या कंप्लीट किया, जरा सोचिए। हम पढ़ क्या रहे थे? मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र में हमने एक जोड़ी क्या देख ली? अंडाशय। उसके बाद हमने क्या देख ली? सहायक नलिका, जिसमें हमने फैलोपियन नलिका देख ली, हमने गर्भाशय देख लिया, और आखिरी भाग जो था वो आप जानते हैं क्या? योनि। योनि के साथ ग्रीवा, गर्भाशय का आखिरी भाग, मिलकर जन्म नलिका का निर्माण कर रहा था। ठीक है, इतनी सी बात थी। अब मेरे भाई अब क्या रह गया? अब आप बोलेंगे सर दो चीजें रह गई हैं। क्या क्या? एक रह गया कि सर सहायक नलिकाएं, सॉरी सहायक ग्रंथि, है ना, और एक रह गया है बाह्य जननेंद्री। पहले पढ़ेंगे क्या मेरे भाई? बाह्य जननेंद्री, जिसको हम बाह्य जननेंद्री, जिसको हम बोलते हैं क्या? भग यानी वल्वा। ठीक है। अब इसके कुछ भाग होते हैं। सबसे पहला भाग जो होता है, यह क्षेत्र होता है जिसको हम बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। किसके? भग के, यानी वल्वा के, यानी बाह्य जननेंद्री। किसमें? मादाओं में। क्या कहलाती है? वल्वा यानी भग। ठीक है। इसके कुछ भाग होते हैं, जिसमें सबसे पहला भाग जो होता है, जिसे हम बोलते हैं जघन शैल। जघन शैल, जिसको हम बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। ठीक है। और मैं उन बच्चों को चेतावनी दे दूं, आगाह कर दूं, जो फालतू के कमेंट्स अगर इस क्लास में भेजेंगे, जादू कर दूंगा और निकाल दूंगा क्लास से। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है। आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आप अनपढ़ गवार स्टूडेंट तो नहीं होंगे, मैं इतना विश्वास रख सकता हूं। ठीक है। चलिए, तो ये जघन शैल, जिसको हमने बोला है मॉन्स प्यूबिस, ये ऊपरी भाग होता है। किसमें? बाह्य जननेंद्रिय का श्रोणी भाग में मिलता है मॉन्स प्यूबिस, जहां पर वशीय ऊतक, वशीय ऊतक, डीएन वाले भैया कृपया करके ध्यान दे, अगर कोई बच्चा आलतू फालतू कमेंट करे तो जादू कर दे। ठीक है। हाँ जी, तो ध्यान रखें। हाँ जी, वशीय ऊतक यानी फैटी टिश्यूज, यानी फैट से बने हुए, वसा से बने हुए कुछ ऊतक इस क्षेत्र में मिलते हैं। ठीक है। और इस क्षेत्र में लैंगिक हेयर्स होते हैं, लैंगिक रोम होते हैं, लैंगिक रोम होते हैं, लैंगिक हेयर्स होते हैं। ठीक है। इस क्षेत्र में जब एक लड़की में हम बोलते हैं क्या क्या आ जाती है? प्यूबर्टी आ जाती है, यौवन प्राप्ति हो जाती है, तो ये क्षेत्र जो होता है थोड़ा सा उथिल हो जाता है, जघन शैल। ठीक है। जिसमें वसा के ऊतक भर जाते हैं और लैंगिक रोम, ठीक है, प्यूबिक हेयर्स बोलते हैं, श्रोणी, कहीं ना कहीं हम रोम बोलते हैं, यहां पर उत्पन्न होने लग जाते हैं। ये था जघन शैल। ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके बाद जो दूसरा भाग जो है वो है क्या? त्वचा के, त्वचा के दो आवरण। इसके त्वचा के दो आवरण होते हैं, दो फोल्ड होते हैं। त्वचा के दो आवरण होते हैं, दो फोल्ड होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं भगोष्ठ।
ये सारी चीजें हमारी एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं, ध्यान से सुनिएगा। भगोष्ठ, ठीक है, जिनको हम भगोष्ठ बोलते हैं, लेबिया बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं भगोष्ठ को क्या, लेबिया। ठीक है, एक होता है बाहरी भगोष्ठ और एक होते हैं अंदरूनी भगोष्ठ, एक बाह्य और एक अंदरूनी। जो बाह्य भगोष्ठ होते हैं, बाह्य भगोष्ठ जो होता है, ठीक है, यानी आउटर लेबिया जो होता है, जो आउटर लेबिया होता है, और एक होता है अंतः भगोष्ठ, एक इनर लेबिया होता है। एक होता है आउटर लेबिया और एक होता है इनर लेबिया। ठीक है, अब इस डायग्राम में आप देखेंगे ये वाला क्षेत्र जो है, ये एक स्किन का, इसका त्वचा का, स्किन यानी त्वचा, त्वचा का एक फोल्ड है, ठीक है, जिसका नाम है बेटा जी लेबिया मेजोरा, यानी वृद्ध भगोष्ठ, जो बाहर की ओर होता। ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या बोला, त्वचा जो है, स्किन जो है, उस स्किन के दो फोल्ड होते हैं, दो आवरण होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, भगोष्ठ। एक बाहर की तरफ है, एक बाहर की तरफ है जो बड़े हैं, जो बड़ा त्वचा का आवरण है, जिसका नाम है वृद्ध भगोष्ठ, लेबिया मेजोरा। ठीक है, और एक है अंदर की तरफ, इसी के अंदर की तरफ, हाँ जी सर, इंग्लिश में भी अभी बता रहा हूं, इंग्लिश बेटा, इंग्लिश में लिख तो रहा हूं। स्किन के दो फोल्ड हैं, क्या नाम है इंग्लिश में, लेबिया। जो आउटर है, बड़े हैं साइज में, जिनका नाम है लेबिया मेजोरा। लो मेरे भाई बता दिया, इंग्लिश में भी तो बता रहा हूं, तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। हाँ जी, वृद्ध भगोष्ठ बोला, इंग्लिश में बोला लेबिया मेजोरा। अब देखो, ये इस तरीके से दो आवरण हैं स्किन के, जिनका नाम है लेबिया मेजोरा। इन्हीं लेबिया मेजोरा के अंदर, इन्हीं लेबिया मेजोरा के अंदर की तरफ हैं कौन, ये लेबिया माइनोरा, अंदर की तरफ है ये। ठीक है, तो बाहर एक आवरण है स्किन का, उसके अंदर एक और आवरण है स्किन का, त्वचा का। अंदर वाले जो होते हैं वो छोटे होते हैं और अंदर की तरफ होते हैं, इसके अंदर की तरफ होते हैं, जिनका नाम है लेबिया माइनोरा, लघु भगोष्ठ। ठीक है, ये था सिंपल सी संरचना। ठीक है, हाँ जी क्लियर। अब इधर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट चीज जो है, ये जो वृद्ध भगोष्ठ जो थे, ये वाला जो क्षेत्र जो था, ये वाला जो फोल्ड जो था त्वचा का, इसको हमने बोला था वृद्ध भगोष्ठ। ये वृद्ध भगोष्ठ का ऊपरी भाग, जहां पर दोनों एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, ये त्वचा के दो आवरण जहां ऊपर से एक दूसरे से जुड़ते हैं, वहां पर एक उत्तेजनशील संरचना उपस्थित होती है। वहां पर एक उत्तेजनशील संरचना उपस्थित है यहां पर। ठीक है, तो कहां पर, जहां पर वृद्ध भगोष्ठ एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, वहां पर एक उत्तेजनशील संरचना उपस्थित होती है, जिसे हम भगशेफ, क्लाइटोरिस कहते हैं, क्लाइटोरिस कहते हैं, याद रखना। ये एक उत्तेजनशील संरचना है, ये एक हम बोलेंगे कहीं ना कहीं शिशन का समजात अंग की तरह कार्य करता है। जैसे शिशन भी एक क्या है, एक उत्तेजनशील संरचना होती है, किसमें, नर में, ऐसे ही मादाओं में भी एक उत्तेजनशील संरचना होती है, जिसका नाम होता है भगशेफ। ठीक है, चलिए जी, ठीक है, सिंपल सा था। अब इधर देखिएगा, तो हमने सिंपल सी बात बोली, क्या बाह्य जो भगोष्ठ जो है, वृद्ध भगोष्ठ जहां पर मिल रहे हैं, वहां पर एक उत्तेजनशील संरचना मिले, जिसका नाम है भगशेफ। अब ये जो अंदरूनी जो भगोष्ठ जो था, अब इधर देखिएगा, फोकस करिएगा बेटा जी, यहां पर जो इनर वाला जो लेबिया जो है, ये वाला,
ये जो इनर लेबिया जो है, ठीक है, ये जो इनर लेबिया है इसके अंदर जो खाली जगह मिल रही है, प्रभु ध्यान से सुनिएगा, अंदरूनी भगोष्ठ जो है, ये है लेबिया माइनोरा, ठीक है। अब लेबिया माइनोरा के अंदर जो क्षेत्र मिल रहा है, इस सारे क्षेत्र को क्या बोला जाता है, याद रखना, लेबिया माइनोरा के अंदर जो क्षेत्र मिलता है उसे हम बोलते हैं, याद रखना, भगशेफ, मैंने आपको प्रकोष्ठ, क्या बोलते हैं उसको, प्रकोष्ठ, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में वेस्टिब्यूल, क्या बोलते हैं, प्रकोष्ठ, वेस्टिब्यूल, ठीक है। अब जिनके ये ऊपर से गए जरा तुरंत ध्यान से, फटाफट ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहली चीज, भग क्या था, वल्वा क्या था, जल्दी से रिपीट कर रहा हूं, फटाफट ध्यान से सुनना, भग क्या था, वल्वा क्या था, बाह्य जननेंद्रिय, किसमें, मादाओं में। ये जो भग हैं इसके कुछ भाग थे, जिसमें सबसे पहले हमने बोला जगनशैल, मॉन्स प्यूबिस, ये एक ऐसी क्षेत्र था, एक ऐसा भाग था जहां पर वसा के ऊतक और लैंगिक रोम यानी श्रोणी हेयर्स मिल रहे थे, रोम मिल रहे थे, ठीक है। दूसरा हमने बोला त्वचा के दो आवरण मिल रहे हैं, जो बाहरी आवरण है जिसका नाम है वृद्ध बगोश, जो बड़े हैं, जिसके अंदर छोटे आवरण हैं, छोटे फोल्ड्स हैं, जिनका नाम है लघु बगोश, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। लेबिया मेजोरा जो दो फोल्ड थे, जब ऊपर की तरफ जाकर जहां पर जुड़ रहे थे वहां पर एक उत्तेजनशील संरचना मिल रही थी जिसका नाम था भगशेफ क्लाइटोरिस। फिर हमने बात बोली कि अंत्य भगोष्ठ जो है यानी लेबिया माइनोरा जो है यानी लघु भगोष्ठ जो है, उनके अंदर जो क्षेत्र मिल रहा है, जो एरिया मिल रहा है, उसको हम बोलते हैं प्रकोष्ठ, और इस प्रकोष्ठ में दो छिद्र मिल रहे हैं, इस प्रकोष्ठ में दो छिद्र मिल रहे हैं, एक वो छिद्र जो कहीं ना कहीं मूत्र उत्सर्जन से संबंधित है, और वो छिद्र जो कहीं ना कहीं योनि का छिद्र है, यानी दो छिद्र है, एक है मूत्र द्वार जहां से एक मादा अपने शरीर से मूत्र को त्यागती है, ठीक है, और एक है योनि द्वार, वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है, याद रखना। अब जरा सोचिए, मूत्र द्वार किससे संबंधित, ये वाला ऊपर की तरफ है मूत्र द्वार, और नीचे की तरफ है ये कौन सा बेटा जी, योनि द्वार। मूत्र द्वार किससे संबंधित, कहीं ना कहीं इस द्वार से, इस छेद से, इस पोर से कहीं ना कहीं मूत्र उत्सर्जित होएगा, यानी ये द्वार किससे संबंधित है, उत्सर्जन तंत्र से, किससे, उत्सर्जन तंत्र से। जबकि योनि द्वार जो है ये वो द्वार है जो ग्रहण करेगा किसको, नर के शिशन को, ड्यूरिंग द संभोग प्रक्रिया। इतनी सी बात समझ में आ गई क्या, संभोग प्रक्रिया के दौरान ये छिद्र जो है ये ग्रहण करेगा किसको, नर के शिशन को। शिशन जो है संभोग प्रक्रिया में इस द्वार के अंदर कहीं ना कहीं वीर्य सेचन कर देता है, यानी वीर्य स्थानांतरित कर देता है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, योनि द्वार किससे संबंधित है, सर जनन से, और मूत्र द्वार किससे संबंधित है, सर उत्सर्जन से। अब जरा सोचिए, दो अलग अलग द्वार हैं, दो अलग अलग पथ हैं, दो अलग अलग रास्ते हैं, किसके, दो अलग अलग तंत्र के, एक उत्सर्जन तंत्र के, एक जनन तंत्र के। लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं, मेल में यानी नर में जिस क्षेत्र से वीर्य आ रहा था, जिस पथ से वीर्य आ रहा था, उसी पथ से कौन आता है, मूत्र आता है, यानी नर में जनन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र का जो पथ जो था वो समान था, लेकिन मादा में जनन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र का पथ अलग अलग है। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई है या नहीं आई है, हाँ जी, मेल में समान होता है और फीमेल में अलग अलग होता है। क्लियर, दंडना दंडन, चलें। अब एक छोटी सी बात मुझे समझानी थी, बस इतना ही था बेटा जी, ये क्या मेरे भाई, इतना ही था, क्या, बाह्य जननेंद्रिय, फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल, ठीक है। अब बस इतनी सी बात बतानी है, ये जो योनि छिद्र जो है या योनि द्वार जो है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो योनि द्वार जो है, ये वाला क्षेत्र जो है, इस योनि द्वार के, ध्यान से सुनिएगा, इस योनि द्वार के ये वाला योनि,
ये वाला छिद्र जो था इसका नाम था क्या, योनि द्वार। ठीक है, इस योनि द्वार के दोनों तरफ इधर और इधर एक जोड़ी ग्रंथि मिल रही हैं। ध्यान से कान खोलकर सुनिएगा, इस द्वार के दोनों तरफ इधर भी और इधर भी एक जोड़ी क्या मिल रही है, ग्रंथि मिल रही हैं, और इन ग्रंथियों का नाम है, याद रखना, बार्थोलिन ग्रंथि। बार्थोलिन ग्रंथि। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे बार्थोलिन ग्रंथि क्या कार्य करती हैं, अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बार्थोलिन ग्रंथि मिलती कहां है, तो योनि द्वार के एक इधर यानी जोड़ी के रूप में होती है। कौन, बार्थोलिन ग्रंथि, जो दोनों तरफ मिलती है, किसके, योनि द्वार के। इतनी सी बात समझ में आ गई, इस ग्रंथि की लोकेशन पता लग गई। अब जरा सोचिए, हमारा मादा जनन तंत्र में क्या रह गया है सर, हमारे मादा जनन तंत्र में केवल एक चीज रह गई, और वो क्या रह गया है, कहीं ना कहीं सहायक ग्रंथि, जिसमें से दो सहायक ग्रंथि हमें पढ़नी थी, जिसमें से एक ग्रंथि का नाम मैंने आपको बता दिया, बार्थोलिन ग्रंथि। दूसरी जो हम पढ़ेंगे दैट इज स्तन ग्रंथि। जो दूसरी हम पढ़ेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, स्तन ग्रंथि। ये हम कल पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो मैं आपको बता रहा था क्या, बार्थोलिन ग्रंथि, ये बार्थोलिन ग्रंथि सहायक ग्रंथि जब पढ़ेंगे तो उसमें दो ग्रंथियां पढ़ते हैं, जिसमें से एक ग्रंथि हमारे एनसीईआरटी में दे रखी है। कौन सी, स्तन ग्रंथि दे रखी है, ये नहीं दे रखी है। थोड़ा सा बस इतना सा याद रख लेना, ये बार्थोलिन ग्रंथि कहां पर मिलती है ये आपको पता लग गया। कार्य क्या करती है, सेम टू सेम, हू बहू, जैसे नर में काउपर ग्रंथि थी ना, काउपर ग्रंथि क्या कार्य कर रही थी सर, श्लेष्मा निकाल रही थी। क्या कार्य कर रही थी, स्नेहन कर रही थी, कहीं ना कहीं ल्यूब्रिकेशन दे रही थी, कहीं ना कहीं चिकनाहट दे रही थी, ताकि वो प्रक्रिया, कौन सी, मैथुन प्रक्रिया, संभोग प्रक्रिया क्या हो जाए, आसानी से हो जाए। तो ये भी कहीं ना कहीं इस योनि द्वार के आसपास श्लेष्मा निकालती है। क्या निकालती है, श्लेष्मा स्त्रावित करती है, म्यूकस स्त्रावित करती है, जिससे कहीं ना कहीं संभोग प्रक्रिया सुगम हो जाएगी। तो जरा सोचिए, बार्थोलिन ग्रंथि मादाओं में और नर में काउपर ग्रंथि एक दूसरे का सेम कार्य कर रही है, एक दूसरे के जैसा सेम कार्य कर रही है। तो कैसे अंग होते हैं, समव्रती। जब संरचनाएं अलग अलग हो लेकिन कार्य समान हो तो उनको हम क्या बोलते हैं, समव्रती अंग, एनालॉगस बोलते हैं। तो बार्थोलिन ग्रंथि मादा की और किसकी मेरे भाई, याद रखना, नर की काउपर कंद मूत्र पथ ग्रंथि सेम कार्य कर रही है, लेकिन संरचनाएं अलग हैं, तो क्या कहलाएंगे, समव्रती। ये था मेरे भाई आज का लेक्चर, और अभी क्विज अभी आने वाला है, ये हम पढ़ेंगे कल और खत्म कर देंगे क्या, मादा में जनन तंत्र। ठीक है, आई होप यहां तक कि होमोलोगस नहीं रे बुद्धू, एनालॉगस, एनालॉगस। ठीक है, तो अब समय हुआ है मेरे भाई क्विज का। पहला प्रश्न आपके सामने आता हुआ, बार्थोलिन ग्रंथियां स्थित होती हैं, जरा जल्दी से मुझे बताएं। मनुष्य में वेजाइना, वेजाइना यानी योनि के दोनों ओर, मनुष्य में वास डिफरेंस के दोनों ओर, मनुष्य में पेनिस के दोनों ओर, मनुष्य में फैलोपियन नलिका के दोनों ओर। जल्दी से आंसर दीजिए। दूसरा प्रश्न, गर्भाशय का निचला संकरा भाग कहलाता है यूरेथ्रा, सर्विक्स, क्लाइटोरिस, वल्वा। गर्भाशय का निचला संकरा भाग क्या कहलाता है, चलिए समय हुआ समाप्त। बहुत सिंपल से प्रश्न थे मेरे भाई। पहला प्रश्न बहुत ही सीधा साधा, बार्थोलिन ग्रंथि, पहली बात तो वास डिफरेंस, ये तो किसमें थी, नर में, होगा नहीं। पेनिस, नर में, होगा नहीं। फैलोपियन नलिका के दोनों ओर थी क्या, नहीं। कहीं ना कहीं वेजाइना यानी योनि, योनि का जो द्वार था उसके दोनों तरफ मिल रही थी। कौन, बार्थोलिन ग्रंथि। तो करेक्ट आंसर इज ए। यही किया था, फर्स्ट का ए किया था, हाँ जी यही किया ना सर, दोनों राइट है, वेरी गुड दिशा। गर्भाशय का निचला संकरा भाग, अरे भैया सीधी सी बात है, गर्भाशय के तीन भाग थे, ऊपर उठा हुआ भाग फंडस, फिर काय, और फिर ग्रीवा यानी सर्विक्स, सर्विक्स है यहां पर, और ये था सीधा सीधा आंसर। तो ये था प्रभु आज का लेक्चर। आई होप आज का लेक्चर मजा आया होगा, चीजें क्लियर हुई होंगी, कुछ
चीज़ें, कंसेप्ट जो नहीं थे क्लियर, आई होप क्लियर हो गए होंगे। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, मिलेंगे कल इसी के